एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये टेस्ट काम करता है, कौन कौन से कंडीशन में ये टेस्ट राइज होता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसका नॉर्मल रेंज एज के मुताबिक कितना होना चाहिए, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? डियर व्यूवर्स, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर टेस्ट क्या होता है? ईएसआर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड को एक ट्यूब में डाल देते हैं, वेस्टरग्रेन ट्यूब में, और उस ट्यूब को हम एक स्टैंड में खड़ा कर देते हैं 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि कितने सेल्स वो नीचे बैठ गए हैं और प्लाज्मा कितना वो ऊपर रह गया है। ठीक है, ये डिफरेंट कंडीशन में ये ईएसआर राइज होता है, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्पेशली ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी ये ईएसआर काम करता है। जैसा कि हमको पता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है और साथ साथ में आरबीसीज या ब्लड सेल्स भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं। तो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके लिए हम ब्लड को एंटीकोगुलेटेड ब्लड पेशेंट से हमने ब्लड लिया था, उसको हमने EDTA ट्यूब या सोडियम साइट्रेट ट्यूब में डाला था। ठीक है, और उस ब्लड को हमने एक ट्यूब में डाला था जिसको हम कहते हैं वेस्टरग्रेन ट्यूब। ठीक है, जो 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ब्लड डालने के बाद जब 1 घंटा गुजर जाता है तो आरबीसीज वो नीचे बैठ जाए और प्लाज्मा जो है ना वो ऊपर रह जाएगा। अब दूसरी बात ये कि प्लाज्मा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से भी ये प्लाज्मा और आरबीसी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जब इसको हम वो कड़ा कर देते हैं या इसको हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। दूसरी बात ये कि प्लाज्मा के अंदर जब भी प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, कोई और बीमारी की वजह से हो, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। जो आरबीसीज के ऊपर है तो रेड ब्लड सेल्स वो नीचे ज़्यादा बैठ जाएंगे। तो ये तो प्रिंसिपल था। अब ईएसआर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो है ना वेस्टरग्रेन ट्यूब होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है ना स्टैंड भी होना चाहिए जिसमें हम इस ट्यूब को कड़ा करेंगे। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने पेशेंट से ब्लड लेना होगा 5 ml और इस ब्लड को हमने डालना होगा EDTA ट्यूब में। ठीक है, EDTA एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, या सोडियम साइट्रेट ट्यूब में भी हम इसको डाल सकते हैं। ब्लड EDTA ट्यूब में डालने के बाद हमने क्या करना है, जो ट्यूब हमारे पास अवेलेबल है वेस्टरग्रेन ट्यूब जिसको हम कहते हैं, इसको जो 30 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, इसको हमने मार्क 0 तक फिल करना होगा और इसको फिल करने के बाद हमने इस ट्यूब को वेस्टरग्रेन स्टैंड में वर्टिकली इसको हमने लगाना होगा और इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ना होगा। 1 घंटे के बाद हमने रीडिंग लेना होगा कि एक आवर में आरबीसीज कितने वो बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये तो टेस्टिंग प्रोसीजर है जो बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करेंगे। नॉर्मल लिमिट की अगर हम बात करें कि ईएसआर नॉर्मल कितना होता है, 1 घंटा होने के बाद जब आपको रिपोर्ट मिल जाती है, आप ट्यूब को देखते हो तो उसके ऊपर मार्क्स लगे होंगे। ठीक है, ट्यूब के ऊपर 10, 0, 10, 20, 30 इस तरह के मार्क्स लगे होंगे। 1 घंटे के अंदर जो नॉर्मल ईएसआर आता है वो डिपेंड करता है एज पे और जेंडर पे डिपेंड करता है। अगर हम मेन की बात करें, एक आदमी है या वो लोग जिसकी एज जो है 50 ईयर्स से कम होता है, तो इन बंदों में नॉर्मल ईएसआर 15 mm/h आता है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अगर एज 50 ईयर से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में ईएसआर लेस देन 20 mm/h नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर हम वमेन की बात करें तो वो जिसका एज 50 ईयर से कम है तो उसमें ईएसआर नॉर्मली 20 mm/h होता है। ठीक है, अगर एज 50 ईयर से ज़्यादा है तो ईएसआर नॉर्मली लेस देन 30 आपके पास आ सकता है। तो इट्स मीन कि ईएसआर जो है ना ये एज पे डिपेंड करता है, साथ में जेंडर पे डिपेंड करता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन कौन से कंडीशन में ईएसआर राइज हो सकता है। ठीक है, मतलब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो बढ़ जाता है।
सबसे पहले जो है ना इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है, मतलब वो डिजीज़ जिसमें सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उस कंडीशन में ESR बढ़ जाता है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं, मैं आपको एक दो तीन की एग्जांपल देता हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें हड्डियों के अंदर वो जख्म हो, वो सोजिश आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस में भी ये हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी है एंडोकार्डाइटिस, उसके अंदर भी हो सकता है ESR बढ़ सकता है। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस किडनी डिजीज़ है, इसमें भी ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब ये कि अगर सोजिश हार्ट के अंदर हो, किडनी के अंदर हो, जॉइंट्स के अंदर हो, किसी और आर्गन के अंदर कोई सोजिश है, तो इस कंडीशन में ESR ज़्यादा होगा। दूसरा जो कंडीशन है एनीमिया, खून की कमी की वजह से भी ESR जो है ना वो राइज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक तो RBCs के अंदर अनीमिया में जो है हीमोग्लोबिन कम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाता है जो RBCs के ऊपर था, ठीक है, सेल्स भी हल्के हो जाते हैं, तो इसी की वजह से एनीमिया में भी ESR वो बढ़ सकता है। मोस्टली जो है ना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि ये किडनी डिजीज़ में हो सकता है, ठीक है, जॉइंट्स में हो सकता है, हड्डियों के अंदर जब कोई सोजिश होगी, हार्ट के अंदर अगर कोई सोजिश होगी, तो इस कंडीशन में जो है ना ESR वो राइज हो सकता है, और एनीमिया में भी ESR राइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी है, कुछ मेडिसिन की वजह से भी ESR वो राइज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ESR नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।